बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ स्कूल ऑफ लॉ। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडामेंटल लॉ में से एक लॉ है कूल ऑफ लॉ। तो अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले कूल ऑफ लॉ को समझें। तो कूल ऑफ लॉ हम देखेंगे कि ये असल में है क्या। तो चार्ज के बारे में जैसे कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि चार्ज जो है ये इनके ट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। तो हत्ता कि हम ग्रीक के ज़माने से ही जानते हैं कि एक मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और रिपेल भी करता है। तो लेकिन इस अट्रैक्शन को हमने जिसको हम फोर्स का नाम भी देते हैं, इस फोर्स को हमने मेजर किया बहुत अरसा बाद। तो इस फोर्स को मेजर करने से पहले सर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ये चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव का टाइटल दे चुके थे। तो उसके बाद कूलब ने चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसको हम फोर्स का नाम भी देते हैं, ये फोर्स कूलब ने मेजर की। यानी कि इन चार्ज के दरमियान जो क्वांटिटिव फोर्स पाई जाती है, यानी कि इन दो चार्ज के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड को मेजर किया चार्ल्स कूलब ने। तो चार्ल्स कूलब जो थे ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। तो बच्चों, कूलब लॉ स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि कूलब कुछ अजम्पशन लेंगे जिनके ऊपर कूलब लॉ बेस करता है, यानी कि जिनके ऊपर कूलब लॉ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अजम्पशन जो है, स्टूडेंट, हम स्टेटमेंट को बाद में समझेंगे जब हम मैथमेटिकली इसको हल करेंगे। तो साथ साथ हम इसकी स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम इसकी अजम्पशन को देखते हैं। तो पहली अजम्पशन है कि द चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। कूलब ने कहा कि जो चार्ज कूलब ने लिए वो कैसे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो ये जो पॉइंट चार्ज होते हैं ये कैसे होते हैं, ज़रा इसको भी साथ ही देख लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं कि पॉइंट आप कह लें कि एक बहुत ही छोटा एक जो डार्ट होता है, उसको आप एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लें। जैसे आपके पास ये एक, इसको आप ये जो डार्ट है इसको आप पॉइंट चार्ज समझ लें। तो पॉइंट चार्ज जो होते हैं ये डिमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता और यानी कि इनका कोई रेडियस वगैरह नहीं होता। तो पॉइंट चार्ज को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे चार्ज कि अगर इन चार्ज के साइज़ के मुकाबले में इनके दरमियान जो पाया जाने वाला डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर जो है ये काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाए। यानी कि ये दो दो चार्ज है, इन चार्ज के साइज़ के मुकाबले में इनके दरमियान पाया जाने वाला ये डिस्टेंस आर अगर काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाए, तो ऐसे चार्ज एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज होते हैं। तो हम किसी भी आइसोलेटेड चार्ज को, किसी भी सिंगल चार्ज को पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते, क्योंकि पॉइंट चार्ज जो होते हैं ये हमेशा एक चार्ज दूसरे चार्ज के रेफरेंस से ही पहचाना जाता है। यानी कि ये Q1 Q2 दो चार्ज लिए हुए हैं हमने, और दोनों ही फर्ज करें कि ये पॉइंट चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि Q1 पॉइंट चार्ज है Q2 के लिहाज से। इसी तरह Q2 जो है ये पॉइंट चार्ज है Q2 1 के रेफरेंस से। तो इस तरह जो पॉइंट चार्ज है ये हमेशा दो चार्ज हों तो तब हम ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है या नहीं। किसी भी सिंगल चार्ज के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये पॉइंट चार्ज है या नहीं। तो स्टूडेंट, कूलम की जो दूसरी अजम्पशन थी, कूलम की दूसरी अजम्पशन ये थी कि चार्ज शुड बी स्टेशनरी। कि जो चार्ज वो कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, यानी कि साकन होने चाहिए। तो ये कूलम की अजम्पशन थी जिनकी बुनियाद पे कूलम लॉ जो है वो प्रेजेंटेड किया गया, यानी कि पेश किया गया। तो अब हम कूलम लॉ की स्टेटमेंट और साथ ही इसकी मैथमेटिक्स फॉर्म को भी देखते हैं। तो इन सब मैथमेटिक की फॉर्म की मदद से, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम, हम ये लॉ प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
तो स्टूडेंट इसकी जो स्टेटमेंट है यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलब, कूलब के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए तो कूलब ने कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, के दो चार्ज के दरमियान ये जो दो चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, तो इनके दरमियान इस तरह फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जा रही है। तो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को हमने यानी कि इन दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है इसकी क्वांटिटेटिव नेचर को, इनकी मैग्नीट्यूड को मेजर करना है कूलम लॉ की मदद से। तो कूलम की जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि इस स्टेटमेंट के टू पार्ट्स हैं। नंबर वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इसका जो सेकंड पार्ट है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ज़रा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू कूलब एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि कूलब ने ये नहीं कहा कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, यानी कि इस तरह नहीं कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, बल्कि उसने क्या कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि इन चार्ज का जो हासिल ज़रब होगा, जो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स अगर एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एक की कम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज की प्रोडक्ट यानी कि चार्ज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी है फोर्स। अगर कूलब ने इस तरह कहा होता कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, तो इस तरह हमारे पास होता कि चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती, जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती उसकी फ़ोर्स भी उतनी ज़्यादा होती, और जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होती उसकी फ़ोर्स भी उतनी कम होती। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने इसकी प्रोडक्ट को देखना है। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें, और इसी तरह जो कूलब स्टेटमेंट का जो सेकंड पोर्शन है जो इसका, तो इसको अगर देखा जाए द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो चार्ज के दरमियान ये जो पाया जाने वाला डिस्टेंस है R, ठीक है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि कूलब ने ये नहीं कहा कि F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि सिंपल R को नहीं लिया गया बल्कि R स्क्वायर को लिया गया। तो ये R स्क्वायर ही क्यों लिया गया, इस R स्क्वायर को भी हम ज़रा इसका भी आंसर करते चले जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फील्ड जो है ये किसी ना किसी पॉइंट सोर्स से जनरेट होते हैं। तो जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो दो चार्ज के दरमियान ये जो फील्ड पाया जा रहा है, दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स पाई जा रही है, ये इस फोर्स के साथ कोई ना कोई फील्ड भी एसोसिएट होता है। तो इस फोर्स को फील्ड की वजह से जो नाम दिया जाता है उसको हम फील्ड फोर्स कहते हैं। यानी कि दो चार्ज के दरमियान जो जो फील्ड पाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दे सकते हैं। तो इसी वजह से जिस फोर्स के साथ जिस तरह का फील्ड एसोसिएट होता है उस तरह हम उस फोर्स को नाम दे सकते हैं। तो जो फील्ड है ये किसी ना किसी पॉइंट सोर्स से जनरेट होते हैं। तो अब जो इनके दरमियान ये चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये फील्ड किसी ना किसी सोर्स के ज़रिए मुंतकिल हुआ है जो कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो लाइन होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्प्रेड होती हैं। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये इसी चीज़ की है।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये 3 डायमेंशनल में स्प्रेड हो रही है। डायग्राम के ऊपर तो आपको ये 2 डायमेंशनल नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा हरगज़ नहीं है। अगर आप इसको रियल में थोड़ा सा देखें तो ये 3 डायमेंशनल में स्प्रेड है। तो अगर इन लाइन के कॉर्नर को आपस में मिलाया जाए, जैसे कि ये डायग्राम 2 है, इसके अंदर हमने इनके कॉर्नर को आपस में बिल्कुल मिलाया है। तो जब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉर्नर को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह हमारे पास एक स्फीयर बनता है। ऐसा स्फीयर के जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल होता है, जैसे फुटबॉल होता है। तो फुटबॉल जो होता है वो चारों तरफ से गोल होता है, ये एक स्फीयर की शक्ल में होता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब स्प्रेड होती हैं तो ये भी एक स्फीयर की शक्ल बनाती हैं। तो स्फीयर का हमारे पास जो एरिया होता है वो A = 4πr² के बराबर होता है। तो इस तरह इसका जो रेडियस होगा ये r होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि जो इस फील्ड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको मैं किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर मेजर करूँ, किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर मेजर करूँ कि जहाँ इसका जो रेडियस है वो 2r बन जाए, यानी कि जो रेडियस है r है, तो मैं किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी को मेजर करना चाहता हूँ जिसका जहाँ इसका जो रेडियस है ये 2r हो जाए। तो अब ये जो पॉइंट हमने लिया है इधर इसका जो रेडियस है ये 2r बन रहा है। तो अगर 2r इस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू लगाई जाए r'2 बराबर है 2r के, तो इस एरिया के फार्मूले के अंदर ये वैल्यू लगाई जाए तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू बनती है ये 4π × 2r का स्क्वायर जो होता है ये 4r के बराबर होता है। तो हम अगर 4 को कॉमन ले लें तो ये 4 एज इट इज़ कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास 4πr² किसके बराबर थी, ए के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास न्यू एरिया आया है ये जो है वो 4a के बराबर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रेडियस अगर इनका जो फासला है सेंटर से ये 2 गुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो जो इनका न्यू स्फीयर बनेगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पहले की निस्बत 4 गुना बड़े स्फीयर के अंदर स्प्रेड होना पड़ेगा। यानी कि ये इसका पहला स्फीयर है। तो अब अगर इसका इनका रेडियस डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पहले से 4 गुना बड़े स्फीयर के अंदर स्प्रेड होना पड़ेगा। तो इस तरह ये इसका जो एरिया ये 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह इसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये जो r² आ रहा है इस एरिया की वजह इस एरिया के अंदर, इसी वजह से जो r² हमने लिया है कूलब के जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये इसी चीज़ का आंसर है कि ये r² इसलिए लिया गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग करने से हमारे पास जो न्यू क्वेश्चन बनती है तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो अगर हम के कांस्टेंट लगाते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत जो है वो ये सिंबल ख़त्म हो जाएगा। F = K Q1 Q2/r²। तो K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास K = 9 × 10⁻⁹ N/9 N/m²/कूलम²। K की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/4πε0 है। तो अगर 4π की वैल्यू और ε0 की वैल्यू अगर हम इधर लगाएं तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ तो इसके बराबर बनती है। तो इस तरह हम ये के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो इसके अंदर ये फैक्टर आ रहा है जो ε0 है, तो ये भी देखते हैं कि ये है क्या फैक्टर। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मैं एक सिंपल सिंपल परमिटिविटी की आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि सिंपल परमिटिविटी होता क्या है। अब सिंपल परमिटिविटी की वैल्यू अगर की डेफिनेशन देखी जाए तो एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रजिस्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट, यानी कि किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी है जिसकी बेस पे जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रजिस्ट करती है, यानी कि दो चार्ज के दरमियान
जो फील्ड पाया जाता है उस फील्ड को ये परमिटिविटी क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो इस तरह अगर हम दो चार्ज के दरमियान कोई मीडियम रखते हैं तो उस लिहाज से ये जो एबिलिटी है ये चेंज हो जाएगी। तो अब ये चीज़ बाद में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ के। अब के की वैल्यू किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले जो है आपके पास एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ये आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सीजीएस, एफपीएस या एसआई यूनिट, कौन सा सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इधर जो हमने लिया है ये सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट लिया हुआ है। ठीक है। नंबर 5 जो के डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इन दो चीज़ों के ऊपर के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अगर हम एफ यानी कि कूलर फोर्स की इक्वेशन ले, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हम अगर इन दो चार्ज के दरमियान कोई मीडियम रख दें, यानी अगर आपके पास अगर ये वाला चार्ज है Q1 और ये Q2 है, तो इनके दरमियान पहले वैक्यूम था। अगर इनके दरमियान अब कोई मीडियम रख दिया जाए तो मीडियम रखने की वजह से जो चेंज आएगी वो भी हम देखते हैं। अब जब हम दो चार्ज के दरमियान कोई ना कोई मीडियम प्लेस कर देंगे, कोई ना कोई मीडियम रख देंगे, व्हेन मीडियम प्लेस बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के दरमियान मीडियम रखने की वजह से एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यानी कि मीडियम की वजह से जो फैक्टर हमने कंसिडर किया है वो एप्सिलॉन और है। तो अब अगर देखा जाए ये जो फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये किसके बराबर है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बराबर है। यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ आर, ये किसके बराबर है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर हम इधर से ये परमिटिविटी ऑफ आर की वैल्यू निकालें तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन जाती है परमिटिविटी ऑफ नॉट, या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसको कह लें। तो अब अगर मैं दोनों फोर्स को ले लूँ, यानी कि जब दो चार्ज के दरमियान वैक्यूम था और जब दो चार्ज के दरमियान हम कोई ना कोई मीडियम हमने रखा, तो दोनों फोर्स को अगर मैं डिवाइड करूँ, यानी कि एफ वैक्यूम, इस फोर्स को नाम दे लें एफ वैक्यूम का। जब दो चार्ज के दरमियान वैक्यूम था तो इसको हमने एफ वैक्यूम का नाम दे दिया, और जब दो चार्ज के दरमियान कोई ना कोई मीडियम हमने प्लेस कर दिया तो उस वक्त एफ मीडियम का नाम दे इसको। तो दोनों फोर्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो दोनों की वैल्यू इधर लगाने से 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह एफ मीडियम की वैल्यू लगा ले 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है ये पूरे का पूरा फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो रहा है। इसी तरह ये वैल्यू भी इसके साथ कैंसिल हो रही है। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचती है ये एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी आर। तो ये हमारे पास परमिटिविटी आर राइट साइड से बाकी बच रहा है। तो अगर हम इधर से वैल्यू निकालें एफ वैक्यूम की, तो एफ वैक्यूम की वैल्यू हमारे पास परमिटिविटी आर एफ मीडियम के बराबर आती है। तो इस तरह इधर से एफ मीडियम की वैल्यू निकालने की वजह से एफ वैक्यूम ओवर परमिटिविटी आर, यानी कि इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी जो आर है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 जब दो चार्ज के दरमियान हमने कोई ना कोई मीडियम रखा होगा, व्हेन प्लेस मीडियम। तो को किसी भी किस्म का अगर हम दो चार्ज के दरमियान मीडियम प्लेस करें तो उसकी जो वैल्यू आती है परमिटिविटी की वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी। तो इस तरह एफ वैक्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन एफ मीडियम, यानी कि जब दो फोर्स के दरमियान वैक्यूम पाया जाता है उस वक्त फोर्स चार्ज के दरमियान ज़्यादा होती है। जब कोई मीडियम रखा होता है उस वक्त दो चार्ज के दरमियान जो है वो फोर्स कम हो जाती है। ठीक, ये डिपेंड करता है कि मीडियम हमने किस किस्म का रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि कोलर फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स भी है। कोलर फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। तो ये म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी। तो हम इस म्यूचुअल फोर्स को अब देखते हैं। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो दो चार्ज है, अगर Q1 जितनी फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो इसको हम
F21 लिखेंगे, इसी तरह इस फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो R21 होगा। तो जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतनी फोर्स Q2 जो है वो Q1 के ऊपर भी लगाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो फोर्स अब बनेगी वो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 21। ठीक है, ये उस वक्त होगा जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और दूसरे नंबर पे जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उस वक्त हम इसको लिखेंगे F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12। तो ये अगर देखा जाए तो ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक है। न्यूटन का थर्ड लॉ उसको प्रूव कर रहा है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर उसने कहा कि अगर जो है एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है तो एक्शन के तौर पर, तो रिएक्शन के तौर पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसी तरह इनकी जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, लेकिन इनकी जो फोर्स है वो इनकी मैग्नीट्यूड जो फोर्स की है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इस तरह तो इनके जो यूनिट वेक्टर है R21 इज इक्वल टू -R12। तो ये जो माइनस है ये दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, तो ये दोनों ही बराबर हैं। लेकिन ये जो आर है ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से है। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये माइनस आर आएगा इधर। तो ये दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगा लें, एक ही बात है। अब अगर हम ये जो F21 है इसको अगर हम लें तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इधर यूनिट वेक्टर था हमारे पास R21, तो R21 की जगह अगर हम ये लिख दें R-R12, तो ये लिखने से हमारे पास जो न्यू वैल्यू बनती है वो हमारे पास F21 इज इक्वल टू -K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो ये जो माइनस है ये हमने बाहर ले लिया है, कॉमन इसको निकाल लिया है। तो ये जो सारी वैल्यू ये किसके बराबर थी, F12 के बराबर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू -F21। तो अगर ये देखा जाए तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ उसको प्रूव कर रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कि Q1 जितनी फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, Q2 भी जवाबन उतनी ही फोर्स Q1 के ऊपर लगा रहा है। अब दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि कूलर फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि कूलर फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। और इस तरह अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो इस तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, के कूलर फोर्स जो है वो ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो ये जो सेंट्रल फोर्स है ये क्या होती है ये भी आपको बताता है चलो, कि दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है ये आपको पता है कि Q1 की जो फोर्स है, Q1 की जो फोर्स है वो Q2 की तरफ है जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है। इसी तरह Q2 जब Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है तो उस तरह फोर्स की डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ होगी, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स का नाम दिया गया है। तो इसलिए सेंट्रल फोर्स होने की वजह से ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा टॉपिक ख़त्म होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये इसका एक एक पॉइंट समझ आया होगा। तो अगर आप का कोई क्वेश्चन है इसमें से, अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।